Hello everyone, welcome back to the physics class. Today we are going to read a very interesting topic, that is role of friction in rolling. तो ये वो टॉपिक है जिसके कारण क्वेश्चंस ऑफ रोलिंग बिकम स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, आज हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे. दैट हाउ इज फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग. पहले ही मैं कंफ्यूजन बता रहा हूं आपको, दैट विदाउट फ्रिक्शन इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रोल. ठीक है, अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे विद अ सिंपल एग्जांपल. Let us try to understand. चलो, तो first of all I'll take a sphere. So here is my sphere which is lying on the ground. ठीक है, तो ये ग्राउंड पर एक स्फीयर बनाया मैंने कुछ इस तरह से. फाइन. नाउ अब आप सोचो, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं. फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात. What I am doing, I am just spinning this ball and keeping it on the floor. मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे फ्लोर पे रख रहा हूं and giving it a spin. Please note my points that I am not pushing the ball forward. मतलब I am not giving any linear velocity to the center of mass of the sphere. All I am doing is I'll take the ball, I'll spin it and keep it on the floor. ठीक है, बिल्कुल spin करके छोड़ दिया है. तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, बॉल शुड रिमेन, बॉल शुड कीप ऑन स्पिनिंग एट इट्स प्लेस. बट डज इट एक्चुअली हैपन? नो. अगर आप नोटिस करोगे, आप एक टेनिस बॉल लो, उसे स्पिन करके जमीन पर रख दो. लेट अस से दैट आई एम स्पिनिंग द बॉल इन दिस सेंस लाइक दिस. यू विल नोटिस दैट बॉल इज नॉट रोटेटिंग एट द सेम प्लेस. बॉल धीरे धीरे रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा. अब ये आगे क्यों जाता है? हमने तो इसे कोई ट्रांसलेटरी मोशन दिया ही नहीं था, हमने तो सिर्फ इसे प्योर रोलिंग मोशन प्रोवाइड की थी. बट ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स रोलिंग ऑन द ग्राउंड. मतलब इसके सेंटर ऑफ मास को खुद से एक वेलोसिटी मिल जाती है, लीनियर मोशन मिल जाता है. तो एक्चुअली फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. लेट अस एनालाइज द सिचुएशन. चलो एनालाइज करते हैं, गेम खेलते हैं. लेट अस से कि हमने इसे ओमेगा से घुमाया. फाइन. सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बॉटम मोस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स. सो क्या इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, एंड दैट वुड बी r ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल, राइट. अब इस पॉइंट को मैं s नाम देता हूं. तो you can clearly see from here that s point will have a tendency to slip backwards due to this r omega velocity, है ना. And you know that friction opposes the tendency of slipping, है ना. That means bottommost point पे friction लगेगा किधर? आगे की तरफ. In this direction friction will start acting. Yes. अब आगे सुनो, अब सुनो आगे की कहानी. Due to this friction two things are gonna happen. Two things, ध्यान से सुनना. पहले तो ये फ्रिक्शन इस पूरे स्फीयर को एक लीनियर एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, एंड दैट एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द स्फीयर, है ना. तो नेट फोर्स इस पर अगर आप देखोगे तो ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग, दैट इज फ्रिक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और इस फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स के कारण फॉरवर्ड एक्सीलरेशन होगा, दैट वुड बी गिवन बाय नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास. यहाँ पे m हमने माना है मास ऑफ द स्फीयर. पहला काम खत्म. फ्रिक्शन का पहला काम क्या हुआ स्टूडेंट्स? टू प्रोवाइड अ लीनियर एक्सीलरेशन टू द स्फीयर. अभी काम खत्म नहीं हुआ है फ्रिक्शन का. अभी देखो आप, अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, फ्रिक्शन applies a torque as well. Yes, and the torque can be written as force into perpendicular distance. What is the perpendicular distance, students? It's radius r, right? So can I write a torque generated by friction can be written as F into R. अब इस टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी सोचो आप. ये देखो आप, ये वो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, इधर, राइट. द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स. So this force will try to rotate this sphere in this sense. Yes or no? ये सेंस कौन सा सेंस है? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है. That means this friction is going to create a torque which is written over here, and this torque is going to create an angular acceleration alpha. As per this equation, torque equal to I alpha. Yes, and this alpha will be in such a sense
that it will try to rotate the sphere in anti-clockwise direction. इस सेंस में रोटेट करने की कोशिश करेगा, right? Better to denote it like this. Please see here. It will try to rotate the sphere in this sense. Yes. So can you see that this angular acceleration alpha and this omega are opposing directions? अल्फा का इफेक्ट होगा स्फीयर को रोटेट कराना इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. प्लीज नोट माय वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा. ये अल्फा का डायरेक्शन नहीं है. अल्फा जो स्फीयर को रोटेट कराएगा ना, उस रोटेशन की टेंडेंसी है ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. एंड ओमेगा का डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? क्लॉकवाइज. So you always know that whenever velocity and acceleration are opposite to each other, the speed decreases. Yes. तो इसका इफेक्ट क्या होगा अब मैं आपको कंसाइज वे में बताता हूँ. फ्रिक्शन के दो इफेक्ट हैं यहाँ पे. पहला, to provide the linear acceleration to the sphere. दूसरा, friction produces a torque which finally creates an alpha, and this alpha tries to reduce omega with time. Yes or no? क्या ओमेगा टाइम के साथ घटेगा? बिल्कुल घटेगा, क्योंकि इस अल्फा के कारण स्फीयर की टेंडेंसी है रोटेट करने की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ओमेगा था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ओमेगा विल डिक्रीज विद टाइम. अच्छा, एट द बिगिनिंग कैन यू टेल मी व्हाट वाज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर? इट वाज 0. व्हाई? क्योंकि मैंने आपको बोला ना, इस एक्सपेरिमेंट में हमने स्फीयर को रोटेट करके जमीन पे रख दिया था. वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी ट्रांसलेटरी मोशन व्हाटसोएवर, है ना. दैट मींस इनिशियल स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास, linear speed of the center of mass of the sphere was 0. ठीक है. but it has a linear acceleration in the forward direction. इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना मेरी बात. इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं. पहला इफेक्ट ये होगा कि इनिशियली इस सेंटर ऑफ मास के पास कोई भी लीनियर वेलोसिटी नहीं थी, बट सिंस देयर इज एन एक्सेलरेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, as per this equation v equal to u plus at, u तो 0 है बट एक्सेलरेशन है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा linear velocity of the center of mass will keep on increasing in the forward direction. मतलब थोड़ी देर बाद इसके linear velocity होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, which will not be equal to 0. yes. दूसरा इफेक्ट, स्टार्टिंग में ओमेगा मैक्सिमम था, but due to the generation of a torque and ultimately alpha, which is actually opposing omega, the omega will keep on decreasing with time as per this equation. Omega equal to omega naught plus alpha t. Correct? Omega naught starting में omega था, but alpha का sense opposite है omega के. That means हम यहाँ पे एक plus sign का use ना करके minus sign का use करेंगे, and equation would be minus alpha t. So again from this equation you can clearly see as the time increases, फाइनल वैल्यू ऑफ ओमेगा डिक्रीजेस. अब आप सोचो क्या हो रहा है, इन दोनों इफेक्ट को हम कंबाइन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है. ये देखो आप, हो एक्चुअली ये रहा है कि एज द टाइम इंक्रीजेस द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो इंक्रीजेस. हाउएवर ओमेगा डिक्रीजेस. ठीक है. अब सोचो आप क्या होगा. थोड़ी देर बाद की सिनेरियो को अगर मैं डिस्कस करूं तो डायग्राम वुड लुक लाइक दिस स्टूडेंट्स. अब ध्यान से देखो, हाउ वुड द डायग्राम लुक आफ्टर सम टाइम. आफ्टर सम टाइम इट इज गोना लुक लाइक दिस. फाइन. नाउ द स्फीयर is already having some omega, but this omega is not the same omega. ये ओमेगा नहीं है, ये पिछले ओमेगा से कम वैल्यू होगी, because omega has decreased according to this equation, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी. तो ऑब्वियसली इस ओमेगा को मैं ओमेगा फाइनल से डिनोट करता हूं. यस. एंड अनदर थिंग व्हाट हैपेंड इज दैट इट्स लीनियर स्पीड हैज इंक्रीज्ड. पहले तो 0 था ना, मतलब ये आगे भी जा रहा है विद सम स्पीड v. अब आप सोचो सिचुएशन ऐसा है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड एज वेल एज रोटेटिंग. तो क्या इसी मोशन को रोलिंग बोलते हैं? यस. दैट मींस इट इज अ रोलिंग मोशन नाउ. सो what you observe from here, that as the time passes on, although at the beginning of the experiment it was a purely rotational motion, but as the time passed on, what happened,
is that the purely rotational motion is getting converted into a rolling motion. Yes, क्योंकि धीरे धीरे ये स्पीड इंक्रीज होती जा रही है और ये ओमेगा एफ डिक्रीज होता जा रहा है. अब आप याद करो, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग? वाज इट दिस v equal to r omega? Yes, absolutely. This v is actually velocity of center of mass. You can write it like this. Correct? तो अब आप सोचो, स्टार्टिंग में VCM was 0. Initial conditions लिख रहा हूं मैं. VCM was 0 and omega was maximum. So there was no point of rolling. Body purely rotational motion perform कर रहा था. But as the time increases, VCM keeps on increasing and omega keeps on decreasing. आप सोचो, टाइम इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. एक ऐसा टाइम जरूर आएगा, at a certain time, a moment will come when ये VCM की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. एक वक्त आएगा जब ये दोनों इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जब ये सिचुएशन अचीव होगा, then we will say that pure rolling has been achieved. या फिर हम बोलेंगे the slipping has ceased to act. स्लिपिंग का काम खत्म हो गया, प्योर रोलिंग अचीव हो चुकी है. भाई, क्या बात समझ में आई? यस. सो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना. कंक्लूजन, पूरी कहानी फिर से सुनो. At the beginning of the experiment, point S had a tendency to slip backward due to purely rotational motion of the sphere. So friction opposes the tendency of slipping, तो friction लगा forward. अब इस फ्रिक्शन ने किए दो काम. पहला, इसने प्रोवाइड किया लीनियर एक्सेलरेशन, जिसके कारण इस स्फीयर को एक लीनियर वेलोसिटी मिलेगी. और दूसरा काम इसने ये किया कि इसकी डायरेक्शन ऐसी थी कि इसने ओमेगा को टाइम के साथ क्या कराया? डिक्रीज कराया. राइट? सो स्लोली एंड ग्रेजुअली एज द टाइम इंक्रीजेस, velocity of center of mass of the sphere keeps on increasing and ultimately omega keeps on decreasing. एक ऐसा मोमेंट जरूर आएगा जब VCM इंक्रीज होता होता और ओमेगा डिक्रीज होते होते ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाए, VCM equal to r omega. और जब ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, then we will say that there is no more slipping and the pure rolling has been achieved. तो आपने यहाँ से क्या सीखा? Friction is necessary for rolling. Pure rolling cannot be achieved without friction. है ना स्टूडेंट्स? रोलिंग का अचीव होना इम्पॉसिबल है विदाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज द नेसेसरी फॉर रोलिंग. अच्छा, अभी मैं अगर एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड क्वेश्चन. You'll find it in H.C. Verma, Resnick Halliday, Aerodome and all the good books of physics, which has been repeated in JEE as well in advanced. ठीक है? तो the question is that if at t equal to 0, this experiment was started, matlab the sphere was given a purely rotational motion and left on the ground, then after what time pure rolling has been achieved? मतलब ये condition achieve हुआ ना as the time increases. ये condition कभी तो achieve हुआ, तो कितने time बाद ये condition achieve हुआ? This is a very very good question. I'll give you it as a homework. Next class में हम इसको discuss करेंगे इस question को, and we will find out the exact time after which slipping ceases to act, or in other words, time taken to achieve the condition of pure rolling. I will just write it down here. Find out the time taken to achieve pure rolling. If initial time is t equal to 0. So yes, this is another very interesting question which we are going to deal in the next class. Stay tuned and do like and subscribe the channel if you understood the concept. Thank you so much. Bye bye.